हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। इसके पहले की वीडियो में हम यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का जो पेपर था वो 2010 का 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 2016, 2013 इन सब का क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, जो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें हम 60 के जो आगे का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और इसमें हमने व्याख्या सहित क्वेश्चन को लिया हुआ है, क्योंकि व्याख्या जो होती है उससे रिलेटेड होती है, कहीं ना कहीं आगे के जो क्वेश्चन है वहीं से अटेंड कर लिए जाते हैं, इसलिए हमने पूरा सबका व्याख्या भी लिया हुआ है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्वर्ड पेपर है, आगे के क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, लेविरेट से बोध होता है। ऑप्शन ए है भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, मामा की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो लेविरेट जो है इसको हम देवर विवाह भी कहते हैं। मृत पति के, ये ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह को ही लेविरेट कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, ये रहा, इसको पतिव्रता विवाह भी कहा जाता है। बहुधा इस प्रकार के विवाह को पितृवंशी व्यवस्थाओं में मृतक की वंश रेखा को चलाए रखने का एक तरीका या साधन माना गया है। जब मृतक की कोई संतान न हो, ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान सामाजिक रूप से मृतक के भाई की मानी जाती है, न कि जनक पिता की। इस विवाह के दो स्वरूप हैं, देवर विवाह और ज्येष्ठ विवाह। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण से मनुष्यकृत पर्यावरण को हटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है? हंटिंगटन के द्वारा, मैकाइवर के द्वारा, या फिर सोरोकिन के द्वारा, या फिर बेयर स्टेट के द्वारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसी परिभाषा जो है वो बेयर स्टेट भी देते हैं। तो देख लेते हैं हम दोनों में क्या अंतर है। रॉबर्ट बेयर स्टेट का है कि भौगोलिक पर्यावरण वास्तव में संपूर्ण पर्यावरण का वह भाग है जो विशुद्ध रूप से प्राकृतिक है तथा जो मनुष्य के अस्तित्व में स्वतंत्र रहकर मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। और सोरोकिन का क्या है? सोरोकिन का है कि भौगोलिक पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक दशाओं और घटनाओं से जिसका अस्तित्व मनुष्य के कार्यों से स्वतंत्र है, जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं है और जो मनुष्य के कार्यों तथा अस्तित्व से प्रभावित हुए बिना स्वयं ही परिवर्तित होता रहता है। तो दोनों में ये अंतर है। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? आवास, सड़कें, प्रतीक, व्यक्ति। तो संस्कृति का जो मुख्य वाहक है वो प्रतीक हुआ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसकी व्याख्या ये है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स की सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? सामाजिक सुरक्षा का, उत्पादन की शक्तियों का, प्रौद्योगिक प्रविधियों का, सर्वहारा वर्ग की निर्धनता का। थोड़े से स्पीड में है कि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास समय कम है कि और सारे प्रैक्टिस करवाने हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सही आंसर होगा उसको ही अटेंड करेंगे। तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? तो मार्क्स जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने प्रौद्योगिक प्रविधियों पे बल दिया, क्योंकि उत्पादन की शक्ति ने उत्पादन पे तो बल दिया है इन्होंने, और लेकिन उसमें प्रविधियाँ जो है उस पर। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिक एवं आर्थिक कारकों से ही जनित माना है। उनके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत कहा जाता है। इसी प्रौद्योगिक से वो क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चार्ल्स कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक सामाजिक समूहों के अंतर्गत नहीं आता? परिवार, स्कूल, पड़ोस, बच्चों का खेल समूह। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूले जो है वो प्राथमिक समूह में स्कूल को नहीं मानते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, धर्म जनता के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स की बहुत ही फेमस परिभाषा है। धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा? मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, इसको कार्ल मार्क्स ने कहा है धर्म के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है। धर्म के आधार पर वो निम्न वर्ग को जो गुमराह किए रहते हैं। यह इसकी पूरी व्याख्या।
अगला क्वेश्चन है संरचनावाद किससे संबंधित है? मेलिनोव्स्की से, मर्टन से, लेवी-स्ट्रॉस से और पार्सन्स से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लेवी-स्ट्रॉस। संरचनावाद जो है लेवी-स्ट्रॉस से संबंधित है। लेवी-स्ट्रॉस की जो पहली और सर्वोत्तम सैद्धांतिक रचना है वो है 1949 में प्रकाशित हुई द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इन्होंने संरचनावाद की जो रूपरेखा प्रस्तुत की इसी बुक में। लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार संरचना कोई प्रेक्षणीय यथार्थता नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप या फिर मॉडल है। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य अंतराल, पूर्व एवं पश्चिम के बीच का अंतराल। आगे ऑप्शन देखते हैं। सी है संस्कृति एवं सभ्यता के बीच का अंतराल, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य का अंतराल। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य अंतराल। इसके बारे में किसने बात किया हुआ है? तो अमेरिकन समाजशास्त्री ऑगवर्न ने किया है। सांस्कृतिक विलंबना का जो दिया हुआ था सांस्कृतिक पश्चाता का सिद्धांत, किस बुक में दिया हुआ था? तो इनकी बुक थी सोशल चेंज, जो 1922 में प्रकाशित थी। इसमें इन्होंने बताया कि संस्कृतियाँ जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? भौतिक और अभौतिक संस्कृति। और विलंबना किसको कहा? क्योंकि एक के कंपेयर में जब एक पिछड़ जाती है उसी को इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना कहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स ने, स्पेंसर ने, वेबलन ने और पेरेटो ने। रेंटियर वर्ग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेरेटो ने दिया है रेंटियर वर्ग। देखते हैं रेंटियर वर्ग क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या में देख लीजिए कि आर्थिक क्षेत्र में दो वर्गों का उल्लेख किया पेरेटो ने, सट्टेबाज, निश्चित आय वाला वर्ग। तो रेंटियर वर्ग की आय निश्चित या लगभग निश्चित होती है, क्योंकि यह सट्टेबाजों की भांति अनुमान पर निर्भर नहीं है। आगे देखते हैं। गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? गोल गधेड़ों, थारू से, नागा से, कुकी से, भील से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भील से संबंधित है गोल गधेड़ों। गोल गधेड़ों नामक जो लोक नृत्य है ये भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति कहाँ रहती है? जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में पाई जाती हैं। इनका जो ये है गोल गधेड़ों, होली के अवसर पर गोल गधेड़ों नामक एक लोक नृत्य का उत्सव होता है, जिसमें क्या होता है कि खम्भे या पेड़ पर गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है, उसके चारों लड़कियां घेरा बना करके नृत्य करती हैं। तो ये प्रोसेस है इसका। मार्गन ने परिवार के विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? स्तर जो है 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं। तो जो स्तर मॉर्गन ने बताए हैं वो 5 बताए हैं। पांचों स्तर देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है रक्त संबंधी परिवार, दूसरा है समूह परिवार, इसको पुनर्लुअन भी कहते हैं, तीसरा है सिंडेशियन परिवार, चौथा है पितृसत्तात्मक परिवार, पांचवा है एक विवाह परिवार। तो इसमें से भी पूछ सकता है सिंडेशियन परिवार के बारे में कौन बात करता है या फिर एक विवाह के परिवार के बारे में कौन बात करता है। तो ऑप्शन होगा मतलब मार्गन ही माने जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? जी.एस. घुरिये ने दिया है या फिर टी.एन. मजूमदार, एन.के. बोस, बैरियर एल्विन। तो जो हमारा राइट आंसर है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में, बैरियर एल्विन ने राष्ट्रीय उद्यान की बात की है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है सोरोकिन एवं मार्क्स से, पेरेटो एवं सोरोकिन से, वेबलन एवं पेरेटो से, मार्गन एवं बोगार्डर्स से। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, पेरेटो एवं सोरोकिन से। तो सामाजिक चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? पेरेटो और सोरोकिन से। इसमें और भी लोग आते हैं इसलिए हमने व्याख्या को यहाँ पे लिया है, स्पेंगलर, टाइनबी, पेरेटो, सोरोकिन, इतने सारे आते हैं, जिसका सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है। और पेरेटो जो है वो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत करती है। इसमें से देखो 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? नैतिक शिक्षा, अहिंसा का व्यवहार, आर्थिक विकास, स्त्री शिक्षा। तो अरविंद जो है, महर्षि अरविंद कहते हैं इनको, इनका जो था वो नैतिक शिक्षा पे इन्होंने बल दिया है।
सच्चे राष्ट्रवाद विकास के लिए। आगे है, ये व्याख्या है पूरी नैतिक शिक्षा अति मानस, इनकी एक बुक भी है ह्यूमन सर्किल, जो मानव चक्र कहते हैं, बहुत बार पूछी जाती है, वो मेन है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे का क्वेश्चन है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, कौन सी बुक है? द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन पुस्तक के लेखक का मतलब पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद, महात्मा गांधी, भगवान दास तुर्की। तो द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन जो है ये भगवान दास की बुक है। अगला क्वेश्चन है, और इनकी भी यहाँ पे हमको सूची 1 से सूची 2 को रिलेट करना है। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? यहीं से हम रिलेट करते हैं क्योंकि वो ऑप्शन में बहुत छोटा हो जाएगा। आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया कूले ने। मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है मीड ने। तो एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए, दिए गए सही कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो है हमारा आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया, मैं और मुझे का सिद्धांत मीड ने दिया, इदम और परादम जो है ये फ्रायड ने दिया, और भौतिक अभौतिक संस्कृति जो है ये देखिए और है आगबर्न ने दिया है। तो इस तरीके से हमारा होगा कूले, मीड, फ्रायड और अभौतिक संस्कृति ऑगबर्न। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं? दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध, लोगों की आपसी संबंधों की चेतना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना, या फिर एक और दो। तो इसमें देखो समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं, तो दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध हुआ तो वो भी हो गए समूह, और लोगों के आपसी संबंधों की चेतना तो वो भी हो गए समूह। इसलिए हमारा जो है राइट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? अगस्त कॉम्टे ने, इमाइल दुर्खीम ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेस्टर सी वार्ड ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो सामाजिक उद्विकास है उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? किशोर अपराध, अनुपस्थिता, पलायनशीलता, आवारागर्दी। तो इसका राइट आंसर जो है ये पलायनशीलता कहलाएगा, कि पलायन कर गया मतलब यहाँ से चला गया। हर्स्कोविट्ज अपराधों के आधार पर बाल अपराधों को 6 समूहों में वर्गीकृत किया। असाध्यता, भगोड़ापन या पलायनशीलता, चोरी, ऐसी चीज़ों को इन्होंने बताया हुआ है। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है, मतलब कि व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण किस आधार पर होता है? उसके व्यवसाय द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति द्वारा, उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा उसके व्यवसाय के द्वारा। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण, व्यक्ति की जो स्थिति या परिस्थिति होती है वो किसके द्वारा पहचानी जाती है कि उसका समाज में क्या स्थिति है। तो व्यवसाय जैसे कर रहा है तो उसके आधार पर उसका वर्ग निर्धारण होता है कि उच्च में वर्ग में जा रहा है, निम्न वर्ग में है, या फिर मध्यम वर्ग में है। इस तरीके से ये रहा, व्याख्या पढ़ लो। किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया था? तो ये तो वैसे क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा गया, बहुत कॉमन भी है कि ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, प्रवर का क्या तात्पर्य है? समान गोत्र, जनजातियों में श्रेष्ठ, वर चयन की प्रक्रिया, समान पूर्वजों, समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। प्रवर का जो अर्थ होता है शाब्दिक रूप से वो होता है कि समान पूर्वज या फिर समान ऋषियों के नामों का जो एक उच्चारण होता है, हम इनके वंशज हैं या फिर इनके, वो है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कर्म की अवधारणा संबंधित है कर्मफल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से, इनमें से सभी से। तो कर्मफल वही है कि जैसा कर्म करेगा व्यक्ति वैसा फल मिलेगा, ये भी सही है हमारा। और पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म में हमने क्या कर्म किया उस आधार पे मिल रहा है, और प्रारब्ध वही कर्म से है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कर्म जो किए गए वो एक बार आरंभ हो जाता है, धीरे धीरे वो चलता रहता है, जिस तरीके से आप करेंगे। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? पीएच प्रभु, गौरी शंकर भट्ट, राजफली पांडे, घुरिये। तो इसका राइट आंसर जो है वो है, ये भी बुक बहुत बार पूछी गई, हिंदू संस्कार
राजबली पांडे की है। व्याख्या है इसकी, ये रही व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन पर आधारित स्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन पर आधारित पूछ रहा है, वर्ग व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में या फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सी राइट होगा। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, व्यक्ति को सन्यासी बनाना, व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। ऑप्शन डी कहता है कि व्यक्ति को सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन बनाना। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित करने के योग्य बनाना है। आप व्याख्या देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें कुछ है नहीं। हिंदू धर्म शास्त्र जो है, निम्न में से किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद से है? पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुसूचित जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है कि अनुच्छेद जो 17 है ये अस्पृश्यता से संबंधित है। और वैसे ये अनुच्छेद से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो योजनाएं हैं, अगर आप लोग के पास कोई इसकी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहती हूँ, बना दूँगी। फिर अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कि अस्पृश्यता जो है अनुच्छेद 17 में है और अधिनियम जो बना हुआ 1955 में बना है और 1976 में इसको संशोधित किया गया। जब 1976 में इसको संशोधित किया गया तो इसका नाम रखा गया नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? 340 एक, 341, 342, 365 4। पर ए जो है ये राइट है। 340 एक जो है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। व्याख्या इसकी ये रहा। 29 जनवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा आयोग जो है वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ है। इसे काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना गया है। और 340 में सामाजिक दूरी मतलब सामाजिक रूप से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का यह अधिकार दिलाता है। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था? 1917 में, 1929 में, 1936 में, 1942 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1929 में। इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो प्रयास किया गया था यह हरविलास शारदा के द्वारा किया गया था। और 1929 में वैसे ये बना है, लेकिन मतलब कि एक्ट लागू हुआ जो माना जाएगा उसकी एक डेट आती है 1930। तो इसमें 1929 और 1930। निम्नांकित में से कौन सी दशा वैयक्तिक विघटन का कारण है? राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा प्रणाली, तापक्रम में वृद्धि। वैयक्तिक विघटन का कारण है तो जो बेरोजगारी है ये माना जाएगा, ये राइट आंसर है। जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? ये तो ये है लाम्ब्रोसो कहते हैं कि जन्मजात मतलब अपराधी जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। ये पूरी व्याख्या पढ़ लो, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? धनी वर्ग को, पर्यटक वर्ग को, मेहनतकश वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को। तो जो मद्यपान की समस्या है ये मेहनतकश वर्ग को प्रभावित करती है। व्याख्या पूरी है, वीडियो को पॉज करिए और व्याख्या पढ़ लीजिए। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे क्या कहा जाता है? रखैल परंपरा, देवांगना परंपरा, देवदासी परंपरा, नियोग परंपरा। ये एक पुरानी परंपरा के रूप में है, इसको देवदासी परंपरा कहते हैं जो बहुत ही प्राचीन काल से है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया है? 1950, 1952, 1954, 1957। तो इसका राइट आंसर है 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया।
निम्नलिखित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है? बड़े बड़े बांध और पुलों का निर्माण करवाना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं देना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। इसके लिए जो है समाज कल्याण में विस्थापित के लिए आवास की सुविधा कराना, ये हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी, कुमारप्पा। तो इसका राइट आंसर जो है ये भारतीय समाज कार्य के जनक, यहाँ पे डीपी मुखर्जी को राइट माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन है? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, जे हेबरमास, टीवी बार्टोमर, ऑस्कर लेविस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निर्धनता की संस्कृति जो है ऑस्कर लेविस से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? बीरबल साहनी, बी पुरी, होमी जहांगीर भाषा, स्वामीनाथन। तो इसका राइट आंसर है स्वामीनाथन। भारत में स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति का जनक वैसे नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया है? तो इसका प्रयोग दुर्खीम ने किया है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि दुर्खीम ने व्यक्ति और समाज दोनों में से किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। बाकी इसके 25 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो अगले वीडियो में करवाए जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।